हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एक मॉडल पेपर पढ़ेंगे और एक इसको सीखेंगे। और ये मॉडल पेपर आपके लिए यानी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उस प्रकार के प्रश्नों का संकलन यहाँ पर किया जा रहा है और आप उसको ध्यान से धैर्य से सीखें। इस मॉडल पेपर में कुछ कहीं कहीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लिए गए हैं, जो कि आपको इससे यह एहसास रहे कि हाँ, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये स्टार्टिंग के 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं आपके एक एक नंबर के जो आते हैं आप में। तो देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है करणी। करणी एक लिखी गई है जिसमें फिर 5वें मूल में 7 लिखा हुआ है। इसका घातीय रूप क्या होगा? तो आपको मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से मैंने इसका अभ्यास कराया है, फिर भी यहाँ पर देख लीजिए। मान लीजिए किसी संख्या पर, संख्या मान लीजिए यहाँ कोई x है, इस पर रूट लगा है, तो इसका मतलब रूट का मतलब यानी वर्गमूल। इसको, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? देखिए, जो भी चिन्ह इस प्रकार के बनते हैं सब मूल चिन्ह होते हैं, करणी होते हैं, और इनके अंतर्गत संख्या जो लिखी जाती है उसको करणीगत राशि कहा जाता है। जैसे मैं अगर यहाँ 5 लिखूं तो यहाँ पर जो 5 है वो करणीगत राशि है, और ये जो चिन्ह है ये मूल चिन्ह है। ठीक है, ये जो ऊपर लग रहा है इस तरीके का ये मूल चिन्ह है, ये वाला इसको मूल का चिन्ह कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये जो अंदर राशि लिखी गई है इसको करणीगत राशि कहते हैं, करणीगत राशि। कभी ऐसा भी एक नंबर में पूछा जा सकता है ऐसा देखे कि इसमें से करणीगत राशि क्या है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, रूट में x है और इसका देखिए ये जो पहला रूट ये बनता है इस प्रकार से सिंपल, यहाँ पर कोई अंक लिखा नहीं होता, तो आप ये मान के चलेंगे यहाँ पर 2 है, जहां अगर कुछ न लिखा हो तो 2 मान के चलेंगे। और ये किसका चिन्ह है? वर्गमूल का। तो इसमें जब इसको घातीय रूप में बदलते हैं तो 1/2 आ जाता है। यहाँ पर मान लीजिए कुछ नहीं था तो 2 है, तो वो 1/2 ऐसे लिखा जाएगा। इसी प्रकार से किसी संख्या पर यहाँ अगर 3 है तो इस पर 1/3 आ जाएगा। देखिए, ये करणी के रूप में है, ये घात के रूप में है। इसी प्रकार से इस पर कुछ भी हो, मान लीजिए 11 हो तो ये x पर 1/11 हो जाएगा। इसी तरीके से कोई संख्या, मान लीजिए इस संख्या m है और यहाँ पर घात में मान लेते n है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? m पर, और ये जो है इसको 1/n ऐसे लिख देंगे, है ना। तो कुछ भी किसी रूप में आपको दिया जा सकता है। ठीक, ऐसा दिया हो जैसे ये 1/11 है, इसको इस रूप में बदलना हो तो आप x पर ऐसे रूट लगाएंगे और ये जो 1/11 है 11 यहाँ लिख देंगे छोटा सा, तो ये करणी के रूप में आ जाएगा। ये घात से करणी में बदल गया। तो आप ये सब चीजें अच्छे से समझ रहे हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न जो है यहाँ पर 7 है और 7 पर क्या लगा? यहाँ पर 5, तो ये 7 पर 1/5 हो जाएगा। बस आपको मालूम इसका घातीय रूप 7 तो रहेगा ही, उस पर ये जो मूल चिन्ह है, मूल चिन्ह पर यहाँ 5 लिखा है छोटा सा, ये 1/5 आ जाएगा ऐसे। तो इसमें क्या ऑप्शन आपको दिख रहा है? 7 पर 1/5। देखिए यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही दिख रहा है, 7 पर 1/5। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बाकी आंसर करते रहिए फटाफट और समझाते रहिए क्या क्या होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी? जब कोई भी घटना निश्चित होती है तो उसकी प्रायिकता 1 होती है। क्या होती है? 1, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर इसकी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होगी। अगर कोई घटना असंभव, यहीं पर पूछा जाए अगर असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? असंभव घटना की प्रायिकता जो होगी वो 0 होगी। ठीक, ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो निश्चित घटना यानी श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता होती है 1, और असंभव यानी इम्पॉसिबल इवेंट है कोई, तो उसकी प्रायिकता या संभावना 0 होगी। प्रायिकता का मतलब क्या है? संभावना ही तो है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड वाला, वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध। परिधि और व्यास में संबंध है, तो पहला ऑप्शन जैसा कि व्यास और त्रिज्या में संबंध दे रहा, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, आपको परिधि और व्यास में संबंध बताना, तो इसके 3 विकल्प हैं आपके सामने। अब आप देखिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि परिधि का सूत्र क्या है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त में ये जो बाउंड्री होती है ना, ये वाली, इसी को तो परिधि कहते हैं। ये जो बाउंड्री है तो इसी को परिधि कहते हैं। परिधि या परिमाप भी बोल सकते हैं, परिमाप भी लिखा हो तब भी इसी को, बाउंड्री को ही समझा जाएगा। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है सूत्र 2πr। आपको मालूम है 2 गुणे पाई गुणे आर। अगर इसमें 2 और गुणे ये r एक साथ लिख दे, पाई इधर कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, गुणे में है ये तीनों चीजें, आप आगे पीछे ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए, जो ये 2r है, 2r क्या होता है? त्रिज्या गुणे 2। त्रिज्या गुणे 2 क्या होता है? व्यास होता है। व्यास क्या होता है? जो केंद्र से होकर के रेखा जाती है सबसे बड़ी वृत्त में, इसी को व्यास कहते हैं। तो व्यास वैसे भी देखिए, ये आधे को त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या को r से लिखेंगे, ये भी त्रिज्या है। तो देखिए, त्रिज्या का 2 गुना ही तो व्यास है, व्यास बराबर होता ही है 2 गुणे त्रिज्या।
तो अब देखिए यहाँ पर 2 गुणे त्रिज्या लिखा है, इसकी जगह हम व्यास लिख सकते हैं, व्यास का फॉर्मूला इसकी जगह व्यास गुणे यहाँ पर पाई है ये लिख सकते हैं, और यहाँ परिधि। तो देखिए ये सूत्र बन गया, परिधि और व्यास में संबंध आपके सामने है, परिधि और व्यास में संबंध पूछा गया था। तो आप जहां पर यह ऑप्शन हो परिधि बराबर व्यास गुणे पाई या पाई गुणे व्यास, ये देखिए डी पार्ट में इसका आंसर है आपके पास। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? कोई ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों के चारों शीर्ष कहाँ हो? वृत्त की परिधि पर हो। देखिए चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, देखिए इनको मिलाएंगे तो जो चतुर्भुज बनेगा इसी को चक्रीय चतुर्भुज कहा जाएगा, क्योंकि इसके चारों वर्टेक्स, चारों शीर्ष कहाँ है? वृत्त की परिधि या वृत्त की बाउंड्री पर है। ठीक है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज हुआ। इसमें अगर मैं नेम करूं ए बी सी डी, ये नाम हो जाएगा। तो इसके विपरीत कोण कौन से दिख रहे हैं? ए का विपरीत सी है, बी का विपरीत क्या है? डी है। तो ए और सी का योगफल विपरीत कोण का 180 होता है, ये नियम होता है चक्रीय चतुर्भुज का। और दूसरे विपरीत कोण यानी बी और डी का अगर हम करेंगे तो वो भी 180 होगा, यानी विपरीत कोणों का योगफल 180 होता है। ये नियम है चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों के लिए। तो 180 का मतलब क्या हुआ? देखिए आपके जो विकल्प है यहाँ पर 1 समकोण, 2 समकोण, 3 समकोण, ऐसे एक समकोण बराबर होता है, एक समकोण मतलब राइट एंगल इंग्लिश में कहते हैं, एक समकोण बराबर होता है 90 के। तो आपको यहाँ 180 होता है, आप देख रहे हैं, तो ये कितने समकोण के बराबर होगा? 2 गुणे 90 करेंगे तो आएगा 180, मतलब 2 समकोण कह सकते हैं। 180 मतलब 2 समकोण, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर 2 समकोण इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए किसमें है? ए पार्ट इसका राइट आंसर है। अगला देखिए 0.008 का घनमूल क्या होगा? 0.008 कैसे मिलेगा? अगर आप घनमूल करेंगे तो किसी 3 संख्याओं का जोड़ा बनाना पड़ेगा, 3 की पेयरिंग करनी पड़ेगी घनमूल में। तो आपको मालूम है कि 0.2 गुणे 0.2, भाई 8 को देख के तो आप इतना अंदाजा लगा लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 करके आएगा। अब वो कितने अंक पे दशमलव लाना है ये सोचना है बस। तो 3 अंक पे दशमलव लाने के लिए देखिए 0.2 को गुणा करेंगे तो ये 3 का एक पेयर बन जाएगा, और ये यही चीज 3 का जब एक पेयर बन जाएगा तो ये 0.2 ही उत्तर हो जाएगा। क्यों? आप सोच के देखिए 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2 जब आप गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा, और एक अंक पे दशमलव यहाँ, एक अंक पे यहाँ, एक अंक पे यहाँ, कुल 3 अंक होने चाहिए। देखिए 2 1 3 अंक हो गए, अब दशमलव लग जाएगा। इसी का तो आपसे पूछा था, तो इसका मतलब सही आंसर क्या है? 0.2 इसका सही आंसर है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न हो गए। अब चलिए अति लघु उत्तरीय सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं इस मॉडल पेपर के। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हुए देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, ये देखिए यहाँ पर एक क्यूब रूट है यानी घनमूल का चिन्ह है, और इसमें लिखा गया है 216 गुणे 512 और प्लस बाहर में एक 576। ठीक है, ये वर्गमूल में है। अब इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको देखिए वर्गमूल घनमूल याद है तो सीधे सीधे आप इस प्रश्न को बिना टाइम वेस्ट किए लगा सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि आप 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं के वर्ग याद रखिए, वर्ग और वर्गमूल, और 1 से 15 तक कम से कम घनमूल याद रखिए। ठीक है, तो देखिए जैसे ये घनमूल 2 चिन्हों पर है तो इसका मतलब ये अलग अलग है भाई। 216 पर भी घनमूल 3 लगा सकते हैं, गुणे है बीच में, इस पर भी घनमूल 512, अलग अलग दोनों को आपको करना है, इसका भी करना है, इसका भी करना है, और प्लस में ये 576 है। देखिए यहाँ 216 का घनमूल 6 होता है, 512 का 8 होता है, और प्लस में ये 576 का वर्गमूल होता है 24। तो कितना आएगा? 8 छंग 48, 48 प्लस 24 कितना आया? 8 4 12, 4 2 6 1 7। आपका 72 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगर आपको याद है तो आप फटाफट ऐसे कर लेंगे, नहीं तो आपको क्या करना होगा, जैसे 216 है इसका घनमूल निकालना है तो आपको ऐसे लासा लेना पड़ेगा, लंबी प्रक्रिया होगी। 2 एकम 2, 0 2 8 16 ऐसे करेंगे, 108 दूना 216, 2 पंचे 10, 2 चौके 8 है ना, 54 हो गया। फिर 2 दूनी 4, 2 से 3 14, फिर 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 तिहाई 9, 3 एकम 3 ऐसे करेंगे। फिर 3 के जोड़े बनाएंगे। आपको मालूम है जब घनमूल करते हैं तो घनमूल में 3 की पेयरिंग की जाती है, 3 की ग्रुपिंग की जाती है। तो 2 ये यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से 3 आएगा, भाई यहाँ से एक 2 मिलेगा, यहाँ से 3, तो 2 गुणे 3 6 आ जाएगा। देखिए इसीलिए मैंने ऐसे बताया, इसी प्रकार से आप इसको निकाल लेंगे। वर्गमूल भी इसी प्रकार से निकाल लेंगे, घनमूल करके उसके जोड़े 2 के बना लेंगे तो यही आएगा। वैसे आप याद कर लीजिए 1 से 30 तक वर्ग और वर्गमूल, ठीक है, और 1 से कम 15 तक घनमूल, इतना आपको याद रहना चाहिए। छोटी क्लासेस में याद करा दिया जाता है, 6th 7th 8th में आप इसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 3 सिक्के एक साथ उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी। प्रतिदर्श समष्टि हो सकता है यहाँ पर कभी आपसे प्रतिदर्श समष्टि की जगह बोलता है कुल घटनाओं की संख्या क्या होगी या कुल संभावनाएं क्या होगी, ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्रतिदर्श समष्टि का मतलब ही है कुल घटनाएं। जब 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो मैंने बताया था भाई 3 सिक्के उछाले जाएंगे और तीनों सिक्के अगर जमीन पे गिरते तो हो सकता है किसी पे हेड आए, अगले पे टेल आए, फिर किसी पे टेल आए, इस तरीके से कई घटनाएं हो सकती हैं, या तीनों पे हेड आ जाए, तीनों पे टेल आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी कुल घटनाएं होती हैं 8। जब 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो कुल घटनाओं को ही क्या कहते हैं, प्रतिदर्श समष्टि। या ध्यान रखेंगे, प्रतिदर्श समष्टि इसी को कहा जाता है। और ये किसके लिए है, 3 सिक्कों के लिए। ठीक, 3 सिक्कों के लिए कुल घटनाएं ये होगा। तो इसके कुल घटनाएं 8 होंगी। अगर संख्यात्मक रूप से पूछा जाए कुल घटनाएं कितनी होंगी तो 8 होंगी। आपसे यहाँ संख्यात्मक नहीं बल्कि वो घटनाएं क्या है तो आप वो भी बता सकते हैं। देखिए पहले मान लेते हैं कि तीनों पर हेड आया होगा, 3 सिक्के गिरे होंगे, तीनों पर हेड देखने को मिला, मान लेते हैं ऐसे। अब देखिए हेड को हम 2 ही रखते हैं, 1 टेल कर देते हैं, हेड कम करते जा रहे हैं। हेड 1 ही रखते हैं, दोनों टेल कर देते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ठीक, अगली बार मान लेते हैं सब पे टेल आया होगा, फिर 2 पे टेल, 1 पे हेड, फिर आपका 1 पे हेड और 1 पे टेल और 2 पे हेड, ऐसा हो गया। अब इसमें 6 तो हो गई। 7वीं और 8वीं घटना कौन सी है, तो इस वाले में देखिए हेड टेल हेड, ये भी तो हो सकता है बीच में टेल आए, और इस वाले में देखिए टेल हेड टेल। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको चित और पट बोलते हैं। हेड को आपको चित कहा जाता है और टेल को पट कहा जाता है, या फिर हेड को शीर्ष कहा जाता है और टेल को पूंछ भी कहा जाता है, ऐसा भी कई जगह लिखा मिलता है। ठीक है, तो ये चीज आप ये 8 घटनाएं आपके सामने हैं इस केस के लिए, तो ये प्रश्न आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है अगला क्वेश्चन नंबर 8। संख्याओं 1, 0, 5 ये इतनी संख्याएं लिखी गई हैं, इनमें से बहुलक देखिए क्या होता है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई हो। तो इसमें देखिए 0 सबसे ज्यादा बार दिख रहा है 3 बार, और बाकी संख्या इतनी बार कोई रिपीट नहीं हुई है। तो इस प्रश्न का उत्तर बहुलक बराबर 8 बहुलक बराबर 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8 नंबर क्वेश्चन में बहुलक का मान 0 हो जाएगा। जो संख्या सबसे ज्यादा बार आए बस वही बहुलक हो जाता है, इतना ध्यान रखें। ऐसे प्रश्नों में अक्सर आपसे पूछे भी जाते हैं प्रश्न, ये शायद आपसे पूछा गया प्रश्न ही मैंने लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए sec 30 - 2 cot 45 - 4/√3 sin 30 + 2 cos 0 का मान आपको बताना है। ठीक है, तो इसका मान आपको बताना है। आपको क्या करना होगा, इनके टेबल में मान पता होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको इनके मान पता है तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मैं इस प्रश्न को लिखता हूँ और आपको बताता हूँ। सेक में 30 - 2 cot 45 - 4/√3 sin 30 + 2 cos 0। ठीक है, ये अब आप देखिए यहाँ पर समझिए सेक 30 का मान क्या होता है। ये देखिए आपको अगर ये टेबल का मान नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, आपको मैं उसका अभ्यास करा दूंगा, अलग से उसको समझा दूंगा किसी वीडियो में। अदरवाइज आप इसके मान 0 से लेके आपको किसी भी टेबल में कितना 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 का, 60 का और 90 का मान पता होना चाहिए। ठीक है, बस तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। मैं आपको एक बार रिवाइज करा ही देता हूं। देखिए यहाँ पर अगर आपको साइन और कॉस के मान मैं 2 आपको फिलहाल बता देता हूं फटाफट, इसी तरीके से आप उसको आगे याद कर लीजिएगा भाई। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर मान आपको याद करना होता है। ठीक, साइन 0 0 ही होता है, ये 1/2 होता है, इसका 1/√2 होता है, ये √3/2 होता है और ये 1 होता है। कॉस का मान इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी कि जो इधर से चल रहा है वो उधर से उल्टा लिखते चले जाइए बस। देखिए जो 90 का मान है वो 0 का हो जाएगा। अब आप इस तरफ से बढ़ते चले आइए बस। देखिए ये सब मान ये तो बीच में ही पड़ेगा, यहाँ पर आपका ये 1/2 आ जाएगा और इधर 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए साइन और कॉस के मान आपको फटाफट ऐसे लिखना आ गया। इसी तरीके से एक टेबल बहुत आसान विधि से मैं आपको बता दूंगा, आप देख लीजिएगा। अब कॉस में आपको जैसे सेक का 30 आपको बताना था ना, यहाँ सेक 30, सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। कॉस 30 का मान जो है, जैसे आपको सेक का बताना है तो बस कॉस को पलटते चले जाइए,
ठीक है। जैसे ये 1 है, 1 का तो 1 ही रहेगा, पलटेंगे तब भी 1 ही रहेगा। इसका आप पलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, इसका आप पलटेंगे तो √2/1, √2/1 हो जाएगा, तो 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं, ये 2/1 हो जाएगा, इसमें भी 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये 1/0 इनफाइनाइट होता है, क्योंकि 1/0 1/0 होता है तो उसका मान इनफाइनाइट होता है, आप जानते हैं। कुल मिला के इस तरीके से टेबल आप निकाल सकते हैं। तो यहां से आप देखेंगे, इसको मैं आपको बताऊंगा बाद में डिटेल में, अगर आप इसकी बात करेंगे। यहां से अगर हम मान की बात करें तो आप मान देख सकते हैं, यहां पर sec 30 का मान कितना है, 2/√3, यहां रख दीजिए। -2 cot 45 का मान 1 होता है, ध्यान रखेंगे, और -4/√3 है, और गुणे sin 30 है। sin 30 का मान आप देखिए यहाँ क्या है, 1/2 है, यहाँ पर 1/2 रख देंगे। और फिर इसके बाद फिर प्लस में 2 cos 0, देखिए cos 0 का मान क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 2 × 1 रख देंगे। ऐसे सब मान आप रखेंगे टेबल से, आप टेबल लर्न कर लीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको बड़ा आसानी हो जाएगी चीजें समझने में, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर 2/√3 -2 × 2, और यहाँ से देखिए माइनस का 4 ऊपर हो जाएगा, 4/2√3 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 है और ये √3 है, तो 2√3 इसका हो जाएगा, और प्लस 2 × 2, ये 2 प्लस का, ये माइनस का, ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ से बचा 2/√3 -4/2√3। यहाँ देखिए √3 दोनों जगह है, लेकिन यहाँ 2√3, तो इसमें हम 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हर बराबर करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर हो जाएगा 4/2√3, और यहाँ भी 4/2√3। जब समान संख्या प्लस में, समान संख्या माइनस में, घटेगा 0 आ जाएगा भाई, सेम नंबर माइनस सेम नंबर 0 हो जाएगा, तो इसका उत्तर 0 आ गया, ठीक है। तो मुझे आशा है आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। आप बताएंगे तो मैं डिटेल में ऐसे प्रश्नों का अभ्यास आपको करा दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, अपनी समस्याएं बताते रहिए, हम उसका समाधान लाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होगा। बहुत आसानी से आप जानते हैं, बेलन ऐसे बनता है, और बेलन के वक्रपृष्ठ की बात है, मतलब घूमे हुए पार्ट की बात है, जो गोल हिस्सा होता है। जैसे ये बेलन है मार्कर का, इसमें ये जो घूमा हुआ पार्ट है आप देख रहे हैं ना, गोल वाला जो पार्ट है, यही इसका वक्रपृष्ठ है। तो बेलन, ये भी बेलनाकार ही तो है, मार्कर आप देख रहे हैं। तो जो बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है, वक्रपृष्ठ मतलब CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2πRh, मतलब सब में गुणा होता है, 2 गुणे, ये सब गुणा का चिन्ह होता है, ये आपको मालूम ही होता है। 2πRh में 2 गुणे पाई का मान आप 22/7 रख दीजिए। r त्रिज्या 5 थी, देखिए यहाँ पर त्रिज्या 5 थी, ऊंचाई 14 थी, h की जगह 14 रख दीजिए। 7 से 7 दूनी 14 कट गया, बचा कितना, 2 गुणे 22 गुणे 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 22 दूना 44, और ये 0, ठीक है। तो भाई 22 दूना 44 और 1 0, और कोई संख्या तो बच नहीं रही, नहीं, तो ये 440। और वक्रपृष्ठ जो है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ही होता है, वक्रपृष्ठ का मतलब वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल से। जैसे इसने यहाँ पर केवल वक्रपृष्ठ लिखा है, तो भी आप ध्यान रखिए, वो इसके वक्रपृष्ठ के कर्व्ड वाले पार्ट के, घूमे वाले पार्ट का जो हिस्सा है, इसका वो क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल किसमें लिखते हैं आप, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर की घात 2 सेंटीमीटर स्क्वायर में ही तो लिखते हैं, तो आप यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए। ये भी प्रश्न आपका लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है अतिलघुत्तरी का आखिरी प्रश्न, और इसका उत्तर अच्छे से आप बताइए, करिए तब तक। और यहाँ बोला गया है 13x - 30 + x² को हल करना है, तो यानी गुणनखंड करना है। तो इसमें गुणनखंड आपको करना है, नहीं तो यहाँ पर लिखा गया हल करने का मतलब इसको गुणनखंड करिए, और या फिर यहाँ पर बराबर में 0 लिखा जाएगा तो हल होगा। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न में बराबर 0 कर लीजिए, अब हल किया जाएगा, नहीं तो यहाँ पर गुणनखंड कहता करने के लिए, ठीक है। तो अब चलिए अब इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले इसको अरेंज कर लीजिए, x² सबसे बड़ी घात वाले पहले लिखिए, फिर x वाला लिखिए। ये ऑर्डर होता है भाई, किसी भी द्विघात का रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0, इस रूप का होता है द्विघात समीकरण, ठीक है। ये आपके चैप्टर द्विघात से लिया गया है ये प्रश्न, ठीक है। ax² + bx + c इस रूप का दिखता है, तो देखिए सबसे पहले x² वाला होता है सबसे बड़ी घात, फिर x की छोटी घात, फिर कांस्टेंट यानी कि आपका एक संख्या यानी नंबर, जैसे कि यहाँ पर है x की सबसे बड़ी घात 2, फिर x वाली घात, और फिर ये संख्यात्मक वाला ये लेंगे 30 और बराबर 0, ठीक है। ये हो गया। अब आप आराम से इसको करना जानते हैं। इसमें क्या तरीका होता है कि यहाँ पर जो आगे x² के साथ संख्या, जैसे यहाँ पर देखिए
इस स्टैंडर्ड फॉर्म को देखिए, यहाँ पर a लिखा ax², यहाँ पर केवल x², इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, कोई संख्या नहीं दी है तो 1 मान लेंगे आप अपनी तरफ से। ठीक है, अब सबसे पहले ये c और a का गुणा किया जाता है, इसका तरीका ये होता है ना, c और a का गुणा कर लेंगे तो 30 और 1 कम 30 हो जाएगा। यहाँ पर 30 और 1 है तो 30 1 कम 30 आ गया। अब ये माइंड में रखिए कि 30 आया है। अब बीच वाली संख्या को ऐसे दो हिस्से में तोड़िए, यानी जोड़ने या घटाने पर 13 ही रहे और उनको गुणा करें तो ये 30 आए। जो आपने ये गुणा किया 30 आया है। दो ऐसी संख्याओं में इस बीच वाली संख्या को विभाजित करिए कि उनको जोड़े या घटाएं तो 13 ही रहे, जोड़े या फिर घटाएं तो 13 ही रहे, लेकिन उनको गुणा करें आपस में तो 30 हो। तो 15 - 2, 15 में से 2 घटाएंगे 13 आएगा और 15 दूना 30 आएगा। यानी यहां पर हम इसको 15 - 2 लिख दें 13 को तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर ये x है और अब आगे जैसा था वैसा नोट कर लीजिए, x² फिर प्लस था, फिर 13 को मैंने इस रूप में लिख दिया, फिर माइनस का 30 बराबर 0। ये एरो आपको बनाने की जरूरत नहीं, मैंने ये समझाने के लिए आपको बताया कि आपको हमेशा इस बीच वाले नंबर को ही ब्रेक करना होता है, इसी को 2 नंबर में तोड़ना होता है, जिनको जोड़ने पर या ऐसे घटाने पर ये संख्या मिल जाए और इन्हीं संख्याओं को आपस में गुणा करें तो वो मिले जो a × c का मान आया था 30। ये रूल होता है। तो आप देख रहे हैं 15 में 2 घटाएंगे 13 और 15 दूना 30, दोनों नियम को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसको बस अगली स्टेप में गुणा करिए, ये x इसके साथ भी आ जाएगा, ये x इसके साथ भी आ जाएगा, ये आएगा 15x - 2x और -30 बराबर 0। अब इन दोनों में मान कॉमन करेंगे तो x कॉमन करेंगे, x + 15 आ जाएगा, -2 यहाँ देखिए 2 कॉमन है भाई, 2 15 दूना 30 होता है, तो यहाँ पर भी x + 15 आ जाएगा। आपको मैंने बताया जब माइनस बाहर होता है कॉमन करते तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाता है। देखिए यहाँ माइनस था, ये प्लस कर दिया गया। ये ध्यान रखें, जब माइनस बाहर होता है तो अंदर ब्रैकेट लगाते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल देते हैं। अब देखिए इस ब्रैकेट में भी समान चीज है, इसमें भी समान चीज, इसको ऐसे ही रख लीजिए और ये जो ब्रैकेट के बाहर x और -2 इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लीजिए बराबर 0। एक बार इस ब्रैकेट को की संख्या को 0 के बराबर रख दीजिए तो x बराबर क्या आएगा, ये प्लस का 15 उधर जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा। और एक बार इस संख्या के ब्रैकेट को 0 रखें क्योंकि दोनों ही 0 के बराबर है, देखिए दोनों का मान तो 0 है, बीच में गुणा है तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये -2 है, उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। x बराबर 2 और x बराबर -15 इसके हल है। ये इसका हल है या मान है। ऐसे आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। इस प्रकार से अति लघु त्रि प्रश्नों का सेगमेंट भी आपका कंप्लीट होता है। अब चलिए लघु त्रि प्रश्नों को करते हैं और सीखते हैं। अब लघु त्रि प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे बोला गया है, एक धातु की ठोस आयताकार सिल्ली की माप 10 × 4 × 1.6 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक ठोस घनाकार सिल्ली बनाई जाती है। नई सिल्ली की भुजा क्या? सिल्ली का मतलब एक तरह से आयताकार, आप समझ लीजिए बॉक्स या कोई भी बक्सा टाइप का, ठीक है। जैसे बर्फ की सिल्ली आपने देखी होगी, आती हैं गाड़ियों में बड़ी बड़ी, तो वो सब सिल्ली है। सिल्ली क्या होती है? घन के आकार या घनाभ के आकार का होता है। तो यहाँ पर क्योंकि घनाभ है, ठोस आयताकार है, तो मतलब वो घनाभ है, कुछ इस टाइप से वो सिल्ली दिखती होगी। जैसे कि कुछ ऐसे अगर हम बात करें, इस तरीके से सिल्ली हो सकता है आपको शायद कुछ समझ में आ जाए, ऐसा ये है ना, ये सिल्ली। तो ये आपका अब घनाभ के आकार का है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी है। देखिए 10 × 4 × 6 ये दिया है ना, ये लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई ही होता है। जब ऐसे दिया जाता है तो एक को आप लंबाई, एक को आप चौड़ाई b यानी ब्रेथ और एक को ऊंचाई ले लेते हैं अपनी तरफ से, ठीक। लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई। तो घनाभ, अब आप सोचिए इसी को पिघलाया जाता है और फिर एक घनाकार सिल्ली, इसके बाद घनाकार सिल्ली बनाई जाती है। घन कैसे बनता है? घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। घनाभ की देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग है, इसी को बराबर कर दें। जैसे लूडो का पासा आप देखते हैं, उसकी सभी साइड बराबर होती हैं, ठीक। जिस कमरे में आप बैठे हैं वो घनाभ है। अगर इसकी सभी दीवारें बराबर कर दी जाए, समान माप की कर दी जाए, तो ये घन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझिए कि घनाभ को पिघला कर घन बनाया गया। तो आप ये सोचिए, अगर घनाभ को पिघला करके घन बनाया गया है, सपोज ये मानिए ये था, और अब ये मैं इसको आपको ऐसे दिखाता हूँ कुछ इस टाइप से। घन का मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। घन हमेशा वर्ग से बनता है। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। ये देखिए, मान लीजिए इसको पिघला कर ये बना, घन बना, तो जितना मटेरियल इसमें रहा होगा उतना ही तो इसमें आया होगा, यूज हुआ, मतलब जितना उसके मटेरियल का आयतन रहा होगा उतना ही इसमें आया होगा। तो मतलब इसमें आयतन नहीं बदलता। ऐसे जब एक आकृति पिघला के दूसरी आकृति बनाई जाती है तो उसमें आयतन नहीं बदलता, ध्यान रखेंगे। यानी जो घनाभ का आयतन होगा, घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन होगा। ये कॉन्सेप्ट है, याद रखें। जब भी बराबर घन का आयतन, जब भी एक चीज को पिघलाया जाए दूसरी चीज बनाई जाए तो उनका आयतन बराबर होता है, ये आपको याद रखना है बस।
इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, L गुणे B गुणे H। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, लेंथ ब्रेथ हाइट। यहाँ घन का जो आयतन होता है, अगर इसकी भुजा में A मान लूं कि इसकी भुजा A है, तो आप समझ लीजिए इसमें भुजा की घात 3 होता है ना, भुजा की घात 3, तो भुजा यानी A और घात 3 ऐसा होता है। घन का आयतन यही होता है, आपको मालूम है कि जो घन का आयतन होता है वो भुजा की घात 3 होता है, और घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ये हमने देखिए यहाँ मान रख दिया। अब ये सारे मान रखिए, देखिए लंबाई 10 थी इसकी, तो यहाँ आप 10 रख देंगे। चौड़ाई देखिए यहाँ पर 4 था और ऊंचाई 1.6 था। यहाँ पर देखिए ये हमने सारे मान यहाँ इधर घनाभ में रख दिए, और ये यहाँ से हमको A बताना ही, यही भुजा बतानी ही है। तो ये देखिए अब जब आप इसकी भुजा बताएंगे, पहले इसको गुणा करेंगे, तो 16 चौके कितना हो जाएगा 64, 16 चौके 64 हो जाएगा। एक अंक पे दशमलव, जीरो भी है देखिए, जीरो लगाएंगे। 16 चौके 64 लिखते, पहले हम दशमलव नहीं ध्यान दे रहे हैं, पहले अंकों का गुणा कर रहे हैं। 16 चौके 64 और एक जीरो, इतना आया। फिर एक अंक पे दशमलव था, यहाँ एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, यानी कि कुल मिलाकर के A की घात 3 बराबर कितना आया है 64 आ गया। घात 3 जब दूसरी तरफ जाता है तो घनमूल हो जाता है। जैसे यहाँ पर वर्ग होता 2 होता तो वर्गमूल हो जाता, 3 है तो घनमूल हो गया। और आपको मालूम है कि 64 का 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16 चौके 64 होता है। आपको बहुत अच्छे से मैंने याद करने के लिए भी बोला था। अब तीनों का पेयर बन जाएगा जोड़ा, ये 4 ही हो जाएगा। भाई आपको मालूम है कि 4 का हम घन करते हैं तो 64 ही होता है। 4 चौक 16 चौके 64, तो 64 का अगर घनमूल करेंगे तो वो 4 ही होगा। ये आप जानते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये आपका 4 हो गया। ए यही भुजा आपकी आ गई, ये भुजा ही तो था। ए क्या था, भुजा था घन का। 4 सेंटीमीटर भुजा आ गई आपकी। ये उत्तर हो गया, ठीक। अगर आपसे कुछ और पूछता कि इस घन का विकर्ण बताओ, तो घन का विकर्ण क्या होता है। घन में विकर्ण आपको मालूम है, जैसे यहां से हम इसको ऐसे अंदर अंदर यहाँ ऊपर तक मिला देंगे, ठीक है, यहाँ से ऊपर ले जाके इसको मिला देंगे, ये विकर्ण है। तो घन का अगर जो विकर्ण होता है, इसका फॉर्मूला होता है A√3। A√3 क्या है, घन का विकर्ण है। विकर्ण यानी डायगोनल। तो अगर भुजा आपकी 4 आ गई है, 4 रख देंगे यहाँ, 4√3 इसका उत्तर हो जाता है। अगर विकर्ण पूछता घन का तो हम 4√3 बता देते, भुजा पूछा है तो 4 बता देंगे। अब आगे कुछ भी पूछा जाए आप बता ही सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप करते रहिए फटाफट, आपको अच्छे से। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं और कुछ पिछले वर्षों के प्रश्न भी इसमें है, तो आप उसको ध्यान से करिए। एक समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर है। देखिए समलंब यानी इंग्लिश में ट्रेपेजियम कहते हैं। ट्रेपेजियम कैसे बनता है, कुछ इस टाइप की जो आकृति होती है, इसी को समलंब कहा जाता है, ठीक है। ये समलंब है। अगर हम इसको चतुर्भुज का नाम करें तो समलंब है। ABCD समलंब की खासियत ये होती है कि इसमें दो भुजाएं समांतर होती हैं। समांतर मतलब जो समान अंतर पे जाए, जो कभी मिलती नहीं है। जैसे आपके घर में सीढ़ी होती है, देखिए ये इसमें हमेशा अंतर समान रहता है हर जगह, ठीक है। तो ये कभी मिलेंगे नहीं। तो ये दो भुजाएं आप देख रहे हैं, AB और CD भुजा जो है ये समांतर है, और ये समांतर नहीं है, यानी इनको असमांतर भुजाएं कहेंगे, और AB और CD को समांतर भुजाएं कहेंगे, ठीक। इस प्रकार की जो संरचना है ये समलंब है, इसी को ट्रेपेजियम या समलंब कहते हैं, ठीक है। इस समलंब में देखिए समांतर भुजाएं 15 और 8 है, मतलब ये होगा 15 और ये वाला 8 होगा, ठीक है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे, 15 मीटर और 8 मीटर, मैं मीटर नहीं लिख रहा हूं। तो इनके बीच की लंबवत दूरी, देखिए इसमें लंबवत दूरी कहाँ से ली जाती है, जैसे किसी भी एक पॉइंट से आप नीचे देखिए ऐसे यहाँ पर 90 डिग्री पर खींचिए, यही लंबवत दूरी है, ठीक। ये ध्यान रखें, इनके बीच की लंबवत दूरी 12 मीटर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, समलंब का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए समलंब के क्षेत्रफल का पहले आप फॉर्मूला समझ लीजिए। समलंब का क्षेत्रफल जब भी आपको बताना होगा तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, जो समांतर भुजाएं हैं उनका योगफल, समांतर भुजाओं का योग और ब्रैकेट में और गुणे में ऊंचाई, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग करिए। समांतर भुजाएं क्या है 15 और प्लस ऊपर दूसरी समांतर भुजा 8 और गुणे ऊंचाई। ऊंचाई का मान इसमें देखिए 12 था, 12 ले लीजिए बस। अब देखिए 2 से 12 कट जाएगा, 2 छंग 12, और ये 15 और 8 गुणा करिए, 15 और 8 जोड़िए, 15 8 23 हो जाएगा। 23 गुणे 6 कितना आएगा, 6 3 18, भाई गुणा करेंगे, 6 3 18, 6 दूनी 12 1 13, 6 3 18 के 8, 6 दूनी 12 1 13, ठीक। ये आ गया आपका। तो 138 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है वो आंसर हो गया समलंब के क्षेत्रफल का। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए क्योंकि क्षेत्रफल है, यही आपको ध्यान रखना। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग फिर गुणे ऊंचाई, ठीक है।
ये ध्यान रखेंगे। तो ये आपका हो गया समलंब का आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपका क्या, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर है। इसको ट्राई करिए आप लोग और फटाफट इसको सॉल्व किया जाए। कहा गया है एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, 10 सेंटीमीटर जिसकी त्रिज्या, यानी कि एक वृत्त है, ठीक, जिसकी त्रिज्या क्या है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और क्या बोला गया आगे कि एक जीवा 16, वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर है, ठीक। एक इसमें जीवा बनाई, जीवा कहाँ क्या होता है, वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को मिला दे, वृत्त की परिधि यानी बाउंड्री पर दो बिंदुओं को मिला दे तो इसी को जीवा कहते हैं। ये जीवा 16 सेंटीमीटर इन्होंने बताया, मैं बाहर लिख दे रहा हूं यहाँ पर 16, ठीक है। 16 सेंटीमीटर आपको दिया गया है जीवा की लंबाई और त्रिज्या दी गई है 10 सेंटीमीटर। केंद्र से जीवा की दूरी बताना है, केंद्र आपका ये रहा और इस केंद्र से इस जीवा की दूरी ये आपको बताना है। केंद्र से जीवा मतलब ऐसे सीधे लाइन, ये दूरी आपको बतानी है, 90 डिग्री से लाइन आएगी सीधी सीधी। तो ये जब लाइन आती है तो इसका नियम है 16 है तो इसको बराबर भागों में बांट देती है, मतलब 8 इधर और 8 इधर में बांट देगी, ठीक है। अब देखिए त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या मैं इस वृत्त में कहीं भी बना सकता हूं। देखिए त्रिज्या का मतलब क्या होता है, वृत्त में त्रिज्या कहीं भी बनाई जा सकती है, केंद्र से कहीं भी आप मिला दें परिधि को, ये सब त्रिज्याएं होती है। आपको मालूम है केंद्र से रेखा को अगर परिधि से मिलाएं तो सब त्रिज्या है। तो मैं क्या करूं, ऐसी जगह बनाऊं जहां पर मेरा कुछ प्रयोग हो जाए इस प्रश्न में। जैसे मैं इस केंद्र को यहां से मिलाऊं तो देखिए ये त्रिज्या भी है, आर भी है यानी त्रिज्या भी है और यहां एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, जिसके कारण आप आसानी से बढ़िया इसमें आंसर कर पाएंगे और इसको लगा पाएंगे। अब हम कोई दिक्कत नहीं, अब हम जीवा की दूरी बता सकते हैं, ये दूरी आप बता सकते हैं क्योंकि ये त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी थी, ये आर का मान कितना था 10 दे रखा है, त्रिज्या आपको 10 है और ये 8 है, आप ये बता पाएंगे। इसका नाम लिख लेते हैं, केंद्र को ओ लिख लेते हैं, ये त्रिज्या को हम जीवा को ए बी लिख लेते हैं, इसको डी लिख लेते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं इसमें एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज AOD, समकोण त्रिभुज बनना ये वाला AOD में। आपको मालूम है कि समकोण त्रिभुज जब भी कोई होता है तो इसमें एक पाइथागोरस का नियम होता है। पाइथागोरस साहब ने एक नियम बताया, इस भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। ये आपका लंब होता है और ये आपका आधार होता है, ये आपको मालूम है, ये आधार। तो इसमें पाइथागोरस का नियम ये होता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण की घात 2 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार की घात 2, ये नियम होता है। इससे आप इस प्रश्न को हल करेंगे। तो त्रिभुज AOD में आप क्या लिखेंगे, पाइथागोरस का नियम, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस का नियम। कर्ण की जगह त्रिज्या है यानी त्रिज्या यानी 10 है, यहाँ 10 लिख दीजिए। लंब की जगह पर OD है, इसका नाम देखिए OD रख देते हैं। यहाँ देखिए यही दूरी आपको बतानी है, यही OD दूरी तो बतानी थी, इसको वही रख देते हैं। आधार कितना है इसका, इस त्रिभुज का आधार देखिए 8 है, यहीं तक तो लेंगे तो 8 लेंगे। अब ये कितना आया, 10 का जो वर्ग है 10 दहम 100 हो जाएगा, OD स्क्वायर प्लस 8 का वर्ग 8 अठाई 64 हो जाएगा। ये प्लस में इधर आएगा, 100 के साथ माइनस हो जाएगा 64, भाई इस तरफ प्लस है, इधर लाएंगे 100 के साथ तो माइनस हो जाएगा, उधर आपका केवल OD स्क्वायर बचा। 100 में से 64 गया, कितना बचा 36, इधर आपका OD स्क्वायर। वर्ग है तो दूसरी तरफ वर्गमूल हो जाता है, हमेशा मैंने बताया वर्ग दूसरी तरफ वर्गमूल हो जाता है, तो वर्गमूल 36 का कितना आएगा, 6 आएगा, क्योंकि 6 36 आप सभी जानते हैं, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। 6 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो गया, इस प्रश्न का आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर, यानी ये जो दूरी है केंद्र से जीवा की ये 6 है, 6 सेंटीमीटर। अगर हाँ सब सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझे आशा है आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इसको समझते हैं। अगले प्रश्न में आप इसको शेयर करते रहिए, वीडियो को खूब शेयर करिए, लोगों में फ्रेंड्स को अपने जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा गया पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है, ABCD एक चक्री चतुर्भुज है, यदि ADC 140 है तो BAC का मान बताना। देखिए ये आपका वृत्त है, ठीक है, इस फिगर को मैं फिर से बना दे रहा हूं यहां पर, और ये आपका देखिए केंद्र से जा रही है रेखा, ये AO, यहां B लिखेंगे, ठीक है। यहां देखिए यहां पर D है और ये वाला एक पॉइंट मैं ले लेता हूं C है, इसको यहां से मिला दिया जाएगा।
ये 140 है और ये यहाँ से ज्वाइन किया गया है। ऐसा ये डायग्राम है। अब आपको इसमें एक कोण बताना है BAC। कहाँ बन रहा है? देखिए ये तो ADC 140 दिया, वहाँ मैंने लिख दिया है। आपको BAC बताना है। B से चलिए, BAC मतलब ये वाला कोण बताना है, ठीक, इसका मान बताना है। तो आप कैसे बताएंगे? देखिए सबसे पहले तो आप देख रहे हैं जो ABCD बन रहा है ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसमें बताया भी गया है चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज क्यों है? देखिए ABCD के चारों शीर्ष कहाँ है? वृत्त की परिधि पर ही तो है। ABCD के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर है, इसलिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, मैंने अभी बताया था। तो अब इसमें देखिए यहां पर आपको चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योगफल 180 होता है, तो B और D का योग 180 होगा। ये 140 है तो ये 40 ही हो जाएगा, सीधी बात है। आप ऐसे लिखेंगे कोण B प्लस कोण D का मान 180 होगा। B वाला आपका D वाला 140 है, यहाँ पर देखिए B वाला आपको बताना है और D वाला 140 है, तो बराबर 180। ये 140 उधर माइनस हो जाएगा, कोण B आ गया 180 माइनस 140, ऐसे आप लिख के निकालेंगे 40 आ जाएगा, ये वाला 40 आ जाएगा। अब आपको देखिए यहाँ का जो कोण बन रहा है, मैंने एक नियम बताया, आप ध्यान से याद करिए, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था इसमें कि अगर कोई व्यास है ना, देखिए व्यास किसको कहते हैं? जो वृत्त के केंद्र से रेखा जाती है, व्यास के सिरे अगर वृत्त में कहीं भी इधर कोण बनाएंगे कहीं भी, तो वो 90 बनता है। ये नियम होता है। कितना बनता है? 90 डिग्री। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये वाला कोण अपनी तरफ से आप 90 लिख सकते हैं। आपको मालूम है C बराबर कोण यहाँ पर 90 आप लिख देंगे। इसका रीजन लिख देंगे क्योंकि ये व्यास द्वारा बना कोण है, व्यास द्वारा बना कोण है, जो कि क्या होता है? 90 होता है, ठीक। ये हो गया। अब आप देखिए एक त्रिभुज के दो कोण, ये त्रिभुज अगर हम उठाएं ABC, केवल ये ABC उठाएं, ठीक। अगर हम केवल इतना त्रिभुज देखिए, देखें यहाँ पर 90 बन रहा है, यहाँ पर आ गया है 40, ये आपको बताना था यही। इसको अगर हम नाम भी लिख लें, जो ऊपर चित्र में नाम है ABC लिख लिया, तो इस त्रिभुज में दो कोण हमें पता है, तीसरा आप बता सकते हैं क्योंकि आपको मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? ABC तीनों का योगफल होता है 180। इसको ऐसे लिखेंगे, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। A वाला आपको बताना था, ये वाला B वाला आपका 40 है और C वाला यहाँ 90 है, 180। अब देखिए 9 4 13, कोण A प्लस 130, 9 4 13 कितना हो जाएगा? 130 बराबर 180। 130 उधर जाके घट जाएगा, कोण A बराबर 180 माइनस 130 जो कि आएगा 50 डिग्री। यही उत्तर हो गया, यही आपको बताना था। इसी कोण A जो मैंने लिख लिया अलग से, इसी का नाम तो है BAC, इसी को आप कोण BAC कह सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इस प्रकार से ये आपका 50 डिग्री आंसर आ गया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 तक पहुंच गए। 18 तक आपके मॉडल पेपर में क्वेश्चन होते हैं, तो 3 क्वेश्चन और हैं वो भी कर लेते हैं ताकि ये मॉडल पेपर आपका कंप्लीट हो जाए। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में इसको शेयर करिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें बोला गया एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं, तो पंक्तियों की संख्या बताइए। आप देखिए अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो आपको मालूम है कि ऐसे प्रश्न में केवल उसका वर्गमूल कर देते हैं और उत्तर हो जाता है। 2304 का आप वर्गमूल निकाल लीजिए, वही उत्तर हो जाएगा। जब भी ऐसा है कि जैसे एक लाइन में बच्चे खड़े हैं, विद्यार्थी खड़े हैं, किसी विद्यालय में के एक प्रेयर के लिए, प्रार्थना के लिए बच्चे खड़े हैं, तो एक लाइन में उतने ही बच्चे हैं जितनी की लाइनें बनवाई गई। तो आपको अगर कुल बच्चों की संख्या पता है तो आप लाइनों और पंक्तियों की संख्या बता सकते हैं, ठीक है, वर्गमूल निकाल के। केवल वर्गमूल करना होता है। क्यों होता है? देखिए जैसे आप देखिए, ये मैं मानता हूं कि 3 लाइनें हैं, मैं 3 ही मान के चलता हूं, और एक लाइन में 3-3 पेड़ लगे हैं, ठीक। तो आप देखिए कि कुल पेड़ कितने आ रहे हैं? अपने आप 9 आ रहे हैं ना, ठीक। 9 कैसे आए? ये जो 3 लाइनें थी इनका वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, या 9 अगर कुल पता हो कुल पेड़ कितने हैं उसका वर्गमूल कर देंगे तो 3 पता चल जाएगा। देख रहे हैं ना, अगर हमें कुल पेड़ पता थे 9, हमने वर्गमूल कर दिया तो पंक्तियां, बस यहाँ शर्त क्या है कि पंक्तियां जितनी हैं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं। देखिए हर पंक्ति में 3-3 पेड़ भी हैं और पंक्तियां भी 3 ही हैं। इसी प्रकार से अगर मैं पंक्तियों को कर दूं 4, देखिए तो आप, और मैं प्रत्येक पंक्ति में पेड़ भी कर दूं 4, ये देखिए 4-4 पेड़ है मान लीजिए, तो भी आप देख रहे हैं वही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। देखिए कुल पेड़ आपको अगर 16 है, देखिए कुल पेड़ 16 दे दिया जाए, आपसे पूछे कितनी पंक्तियां हैं, तो 16 का वर्गमूल कर दीजिए, 4 पता चल जाएगा। देखिए हर पंक्ति में 4-4 पेड़ हैं,
ठीक, और पंक्तियां भी कितनी है, 4 ही पंक्तियां हैं, यानी रो जो लाइन है वो 4 ही लाइनें हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको ऐसे टोटल आपको बताया कि 16 पेड़ हैं कुल, आप बताइए पंक्तियां कितनी, पंक्तियां ना बताए तो आप 16 का वर्गमूल कर देंगे, 4 निकल आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर 2304 का केवल वर्गमूल करना है, कुल पेड़ 2304 है, इसका वर्गमूल कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। 2304 का वर्गमूल आप करने के 2-3 तरीके, एक मैंने आपको भाग विधि बताया है और एक आपका गुणनखंड विधि है। तो आप गुणनखंड विधि से देख लीजिए कैसे करेंगे। ठीक है, इसका सबसे पहले आप वर्गमूल करेंगे, ऐसे 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है, 1 बचा 2 पंची 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 1 बचा 15, 2 सती 14, 1 बचा 2 छंग 12, फिर देखिए 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा 17, 2 अठी 16, 1 बचा 2 अठी 16, फिर 2 एकम 2, चौके 8, 2 चौके 8, इस तरीके से, फिर 2 सती 14, 2 दूनी 4, फिर 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, ऐसे आपको मालूम है अच्छे से। 18 दूना 36 होता है, 2 9 18 होता है, फिर 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3। अब आपको मालूम है इसमें जोड़े बना लेते हैं। वर्गमूल में क्या होता है, जितने जोड़े बन जाए बस, ये देखिए, तो जोड़ा बना एक इसका 2 का, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, इनको बस गुणा कर लीजिए, यही वर्गमूल हो जाएगा। जो आपका वर्गमूल 2304 का आ रहा है वो इनका गुणनफल, इस जोड़े का 2, इस जोड़े का 2, इस जोड़े का भी 3 जोड़े हैं ना, 4 जोड़े हैं 2 के, 1 2 3 4 जोड़े हैं 2 के, तो 4 बार 2 ले लीजिए और 1 बार 3 का जोड़ा है तो 1 बार 3 ले लीजिए, गुणा करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, 48 आ गया। इसका मतलब प्रत्येक पंक्तियां कितनी, पंक्तियां 48 है और हर एक पंक्ति में 48 पेड़ भी होंगे। अगर आपसे पूछा जाए क्योंकि इसने क्या कहा, उतने ही पेड़ है प्रत्येक पंक्ति में जितनी बाग में पंक्तियां हैं, तो यानी बाग में पंक्तियां भी 48 और हर एक एक पंक्ति में 48 पेड़ भी हैं। अगर ऐसा पूछा जाता है तो भी आप आराम से बता देंगे। तो ऐसे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कहा गया संख्या 7 14 12, संख्याएं नोट करिए, 7 14 12 19 21 24 और 11 की मध्यिका ज्ञात करना, मीडियन बताना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं। पहले तो इनको आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेना चाहिए, आरोही या अवरोही, मैं आरोही में लिख ले रहा हूं, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटता क्रम। ठीक, आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता क्रम। तो देखिए सबसे छोटी संख्या 7 है, फिर क्या है 11 है, फिर 12 है, देखिए 7 हो गई, फिर 11, फिर 12, 12 के बाद सबसे छोटी संख्या आपको 14 दिख रही, 14 हो गई, 14 के बाद 19 21 24, 19 21 और 24। आपको मध्यिका देखिए, आंकड़े जो आंकड़े दिए हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, n का मान 7 है। मध्यिका निकालने के लिए आंकड़े जो है 7 है और ये कैसी संख्या है 7, विषम। तो विषम वाला सूत्र लगाएंगे। विषम वाली स्थिति में जो मध्यिका होती है वो मध्यिका का फॉर्मूला होता है n+1 टोटल बटे 2 और यहाँ लिख देते हैं वह पद। अब इसको क्या मतलब है, n का मान 7 है, 7 + 1 बटे 2, 7 + 1 बटे 2वां पद, ये बार बार ऐसे लिखेंगे, 7 + 1 मतलब 8, 8 बटे 2वां पद, 8 बटे 2वां पद का मतलब क्या हुआ, 2 चौके 8 कट गया यानी 4वां पद। अब जो चौथा पद है वो कौन सा है, चौर, इसका मध्यिका जो आएगा वो चौथा पद आएगा। आप चौथा पद ऊपर देख लीजिए, जो आपने आरोही क्रम किया उसमें चौथा पद क्या है, यहाँ से देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये है 14, यानी मध्यिका निकल के आ गई 14। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को किया जाता है। ठीक, तो मुझे आशा है आपको ये भी समझ आ गया होगा। और ये विषम संख्या के लिए एक सूत्र आपका सम संख्या के लिए होता है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। मध्यिका बराबर जब सम होता है तो उसमें सूत्र क्या होता है, आप लोग बताइए, n बटे 2वां पद प्लस उसमें n बटे 2 ऐसे लिख के +1 बगल में लिखते हैं ऐसे, वह पद डबल डबल उसमें करना पड़ता है, बटे टोटल बटे 2। ये सूत्र होता है जब n क्या हो, n सम हो, यानी आंकड़े सम हो, तब ये सूत्र लगा लेते हैं। यहाँ तो विषम था तो यहाँ का जो आपका प्रश्न है वो ये वाला है। ठीक है, तो मुझे आशा है आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं आगे, आप लोग सम का अभ्यास कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सम या विषम में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक, ये प्रश्न आपका पूछा गया प्रश्न था इसलिए मैंने इसको ले लिया था, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं और उस प्रश्न को भी करते हैं। देखिए एक अगला प्रश्न आपके सामने है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन क्या होगा। ठीक है, आपको मैंने बताया है शंकु कुछ इस टाइप से बनता है, जैसे आपके घरों में बर्थडे वाली कैप होती है या मेहंदी की कोन होती है, आइसक्रीम की कोन आप देखते हैं, ये सब क्या है, शंकु है। ऐसे
ठीक इस तरीके की संरचना शंकु है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, ये जो तिरछी वाली लाइन आ रही है ये वाली, ये आपको तिर्यक ऊंचाई होती है, इसको L से लिखते हैं, 10 है, ये 10 सेंटीमीटर है तो मैं 10 लिख ले रहा हूँ। और त्रिज्या 6। त्रिज्या कहाँ से मानी जाती है, देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ, इधर का आधा चाहे इधर का, यही त्रिज्या है और ये कितना है 6 है। R बराबर, त्रिज्या को R से लिखते हैं, ये 6 है। और ऊंचाई आपको पता नहीं है इस शंकु की ऊंचाई कहाँ होती है, जो बीच में लाइन आ रही है वाली, इसी को ऊंचाई H कहते हैं, ठीक ध्यान रखेंगे। तो ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या में एक संबंध होता है, L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक ये एक संबंध होता है। तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई और त्रिज्या में एक फॉर्मूला होता है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए इसको क्यों अप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्यों लगाएंगे, क्योंकि आपको बताना है शंकु का आयतन। देखिए, और अब आप जब शंकु का आयतन निकालेंगे तो शंकु का आयतन क्या होता है, आयतन यानी वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है, ये सब गुणा होता है, बीच में ध्यान रखेंगे। अब आप बताइए, यहाँ पर 1/3 है हमारे पास, पाई का मान 22/7 रख देंगे, त्रिज्या 6 है, 6 रख देंगे, लेकिन ऊंचाई नहीं है हमारे पास, H नहीं है, बल्कि तिर्यक ऊंचाई है। तिर्यक ऊंचाई L होता है, तो पहले L और R की सहायता से H निकाल लेंगे, वो H यहाँ लाके पुट कर देंगे। अब देखिए पहले तो इस सूत्र का प्रयोग करिए, L कितना था 10, उसकी जगह रखिए 10, H आपको बताना है, R 6, इसकी जगह 6 रखिए, घात 2 करिए, 10 की घात 2 10 दहम 100 हो जाएगा, 10 गुणे 10, H की घात 2 को ऐसे ही रखिए, 6 की घात 2 6 36, 6 गुणे 6 36, 36 प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 100 के साथ 36 घट जाएगा, इधर H स्क्वायर बचेगा, 36 जब घटेगा ये 64 आएगा, H स्क्वायर का मान 64 आ गया, तो वर्ग है, देखिए यहाँ पर वर्ग है, ये वर्गमूल हो जाएगा, तो H बराबर जब निकालेंगे तो ये 64 पर वर्गमूल चढ़ जाएगा, इधर वर्ग जब दूसरी तरफ आता है तो वर्गमूल हो जाता है, और 64 क्या होता है 8 28 64, यानी 8 सेंटीमीटर इसका मान निकल के आया। तो अब यहाँ पर मान रख दीजिए, आयतन आपको बताना था 1/3 पाई, पाई का मान रखिए 22/7 गुणे R 6 था ही का वर्ग है, और ये आ गया है 8, ऊंचाई क्या आ गया 8, देखिए ये हमने मान रख दिया। अब इसको आपको सॉल्व करना है बस, 1/3 देखिए यहाँ से कुछ कट रहा है, 22/7 गुणे 6 का स्क्वायर है 6 36 कर दीजिए, और ये 8, ये देखिए 3 से ये कटेगा, 3 12 36, ये कट गया, और कुछ कट ही नहीं रहा है यहाँ से, देखिए। अब आप इसको केवल गुणा कर लीजिए, आपका जो आया क्या क्या आया, देखिए 22 गुणे 12 गुणे 8, केवल आपको इतना गुणा करना है, ठीक है। तो आप इसको 22 गुणे 12 गुणे 8 का कर लीजिए और आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 12 8 96 होता है, इसको देखिए 96 कर लिया। अब रखिए बस केवल गुणा में आपका 96 का 22 से आप गुणा करेंगे। अब जब 96 का 22 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 छंग 12 और 2 9 18, ठीक है, 2 9 18 1 19, फिर यही आएगा 2 9 1, यहाँ से 2 9 2 11, 9 2 11 और 9 1 10, ठीक है, 9 2 11, 9 1 10 1 11, और यहाँ 2 2112। 2112 को आपको 7 से भाग करना है, ठीक। 2112 आया, 7 से भाग कर दीजिए, उत्तर हो जाएगा 3 7 3 21, देखिए 3 हो गया। फिर आपका बीच में 0 बढ़ेगा, क्योंकि ये 2 अंक लेने पड़ेंगे, 7 1 7, फिर दशमलव लगेगा, 5 बचा, 7 7 49, फिर 1 बचा, 7 1 7, इस तरीके से 301.71 करके ऐसे उत्तर आ रहा है, और आयतन है इसलिए आप इसको सेंटीमीटर की घात 3 लिख देंगे, और ये उत्तर आपका हो जाएगा इसका। तो मुझे आशा है आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से, और ये आपका मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया। अब आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, लोगों तक इसको पहुंचाइए, और आपको मॉडल पेपर और विशेष प्रकार की क्लासेस यहाँ पर मिलती रहेंगी। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।